जय हिंद। वेलकम टू यूनियन डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका जो है आज क्लास 9th का केमिस्ट्री चैप्टर 5 है, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब होता है, आप समझ सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन या संसाधन की बात करें तो संसाधन कहते किसे हैं? संसाधन कहते किसे हैं? मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने जितने भी धरती पे वस्तुएं हैं जिसको मैं उपयोग में ला रहा हूँ, सभी क्या है? संसाधन है, A to Z। अब इसमें दो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जो हमें बना मतलब हमको बनाना नहीं पड़ता, बना हुआ होता है ना। अब कुछ होते हैं कृत्रिम संसाधन ना, मानव निर्मित। तो हम लोग आज चलेंगे किस पे चलेंगे? नेचुरल में चलेंगे, प्राकृतिक पे चलेंगे। तो नेचुरल संसाधन किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? बोलिए। प्रकृति में मतलब मानव नहीं बोलेंगे, प्रकृति में जो प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध मानव के उपयोग के वस्तुएं हैं या मानव के उपयोग की आवश्यकता अनुकूल जो मूल आवश्यकता या काम की बातें हैं, वही क्या होंगे? अर्थात उपयोगी पदार्थ क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। तो लिख दूं, क्या लिखूं? बोलिए। प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मानव उपयोगी लिख देता हूँ, शॉर्ट में ठीक रहेगा। उपयोगी पदार्थ क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे, नेचुरल रिसोर्स कहलाएंगे। इसमें अब क्या क्या होता है आप बताइए। प्राकृतिक संसाधन क्या है? रोड, मोटरसाइकिल, बेलरो, स्कॉर्पियो, टिकली बाली ना। तो कौन होंगे जी? वायु, जल, स्थल, ऊर्जा, खनिज, पेट्रोलियम, अग्नि ना, ये सब क्या होगा? ये सब होंगे। तो लिख लीजिए क्या क्या होगा? वायु, ऐसे 5 पावक है ना जी, अग्नि, मृदा, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, और क्या होते हैं जी? वायु। ये सभी जो होते, जल, पवन, ये सब क्या हो गए? 5 मूल है ना। स्थल मतलब भूमि, पृथ्वी जिसको कहेंगे, क्लियर है। और ऊर्जा भी है ना, जो ऊर्जा आप लोग प्रकृति से ऊर्जा मिलता है उसको भी तो प्रकृति में लीजिएगा ना। और क्या होगा? पेट्रोलियम और खनिज। और यही इतना ही रहने दीजिए, और सब आपको पता है। जितना समझ जाइए, जो आप लोग नहीं बनाए हैं, मानव नहीं बनाए, सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन में अगर जो सोचूं तो कम मत मानिए। हर चीज़ का विस्तृत रूप से पढ़ने के बाद ही आपको उसका अच्छा ज्ञान हो सकता है ना। तो हम चलेंगे, अभी जो चलेंगे प्रकार। तो इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है, इसका कितने प्रकार है? इसका मुख्यतः कितने प्रकार हैं, आपको पता है जी? देखिए, इसका मुख्यतः कितने प्रकार है? 2 प्रकार। एक में कौन है और 2 में कौन है? बोलिए तो। एक नवीकरणीय, एगो अनवीकरणीय। एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। सब में संसाधन लगा लीजिए, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय क्या कहते हैं आप लोग? जो रेन्यूएबल हो सकते हैं ना, रिन्यूएबल हो सकते हैं। और जो नहीं होंगे, नन होंगे, वो क्या होंगे? अन में क्या होगा? नन में क्या होगा? अनवीकरणीय होगा। तो दोनों के बारे में समझे। नवीकरणीय वह होता है जो पुनः उसको क्या करते हैं हम लोग? बना सकते हैं, किया जा सकता है। अनवीकरणीय क्या होता है? जो हम पुनः नहीं बना सकते हैं। क्या करते हैं? पुनः नहीं बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं
नवीकरणीय हैं जरूर, लेकिन तुरंत नवीकरणीय नहीं होंगे। उसके लिए हमें क्या लगेगा, बहुत ढेर समय लगते हैं। कभी हजारों वर्ष लग सकता है और कभी लाखों वर्ष भी लग सकता है, कभी हो सकता है सैकड़ों वर्ष में हो जाए। इसलिए ये दिमाग में रखना। हम नवीकरणीय के बारे में अगर जो कहेंगे तो क्या कहेंगे, वे संसाधन जो लगातार उपयोग होने पर स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय कहते हैं। स्वतः मतलब खुद, और जो नहीं स्वतः होगा वो क्या होगा, या जल्दी नहीं उत्पन्न होते उसे क्या कहेंगे, अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय की परिभाषा लिखिए जल्दी, तो फटाफट करो। नवीकरणीय यहीं से लिख देता हूँ, वैसा संसाधन या वैसे संसाधन जो क्या बोले, जो लगातार उपयोग होने पर क्या होता है, स्वतः खुद निर्माण हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, स्वतः उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हो जाएं, उसे क्या कहेंगे, नवीकरणीय कहेंगे। अर्थात क्या कहें, रेन्यूएबल, मतलब रेन्युअल होते जाएगा। ठीक है, अब उसी का, अब जैसे में क्या लिखिएगा आप लोग सो बताइए तो, कौन कौन चीज स्वतः हो रहा है। वायु देखें, वायु आपको बनाना पड़ता है जल्दी। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की रोशनी या सौर ऊर्जा, जिससे उससे किरणें निकलती है, ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं वो। और ऐसे हैं जल, क्या है, जल। और क्या हो सकते हैं, वन, पेड़ पौधे ना, क्या लिखेंगे, वन। ये सभी कितने आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नवीकरणीय। अब वह नवीकरणीय क्या होगा, वह नवीकरणीय क्या होंगे, किसी का विपरीत होगा। वैसे संसाधन जो लगातार उपयोग होने पर जल्दी नहीं उत्पन्न होंगे ना, पुनः जल्दी उत्पन्न नहीं होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, अनवीकरणीय। लिख भी दूं, लिख देता हूं, वैसे संसाधन जो लगातार क्या होगा, उपयोग होने पर पुनः और जल्दी नो उत्पन्न हो, क्या हो, नो उत्पन्न हो, उसे क्या कहूँगा, और नवीकरणीय संसाधन कहूँगा। जिसमें आप लिख सकते हैं कौन चीज, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज भी लगा सकते हैं, पेट्रोलियम etc। आ गए। अब चलिए लिख लिए। अब चलिए वायु के बारे में चलिए। वायु आप लोग जानते हैं एयर, वायु के बिना जीवन सूना सूना है। हालांकि प्राकृतिक संसाधन की एक भी संसाधन अगर जो धरातल पर कम हो जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएंगे। भले पानी हो, जल हो, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, सौर ऊर्जा हो, या अनेक जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, वो अगर जो कम हो जाए तो क्या हो जाएंगे, तहलका मच जाएगा, भूचाल आ जाएगा। क्या हो जाएगा, भूचाल आ जाएगा। जल और जन और जीवन सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे। अब चलते हैं वायु के बारे में। तो वायु के बारे में आप लोग क्या ख्याल है, वायु के बारे में बोलिए तो। वायु के बारे में क्या ख्याल है आपका, वायु नहीं समझते हैं, एयर के बारे में क्या ख्याल है आपका। एयर कैसा होता है, अरे हवा कैसा होता है, मुंह फूंक देते हैं वही हवा हो गया, वो तो हवा ही है ना। और हम लोग उपयोग भी कर रहे हैं हवा। गर्मी का मौसम में जरा सा भी हवा नहीं चलते तो अरे बाप रे बाप क्या हो गया है, जरा सा भी क्या है, हवा नहीं चल रही है ना। तो वायु जो होता है हमारे वायुमंडल में कैसे बनता है, मैं बोल दूं। ये नाइट्रोजन 78%, नोट कर लो, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन जो 21% में विद्यमान है। क्या होगा, नाइट्रोजन 78 और 21% कौन चीज, ऑक्सीजन
विद्यमान है। हम लिख सकते हैं इसको, हमारे वायुमंडल में जो वायु है या इसका रूप जो है नाइट्रोजन कितना 78% और ऑक्सीजन O2 लिख सकते हैं या वो भी ले सकते हैं, कितना परसेंट है जी 21% में विद्यमान है। वायु में क्या क्या है जी देख रहे हैं, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन विद्यमान है। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, अक्रिय गैस और धूलकण भी इसमें है। क्या कहेंगे, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख दूं मैं, जलवाष्प, अब देख रहे हैं धूलकण भी रहता है ना वायु में, तो धूलकण भी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिएगा, धूलकण, अक्रिय गैस, धूलकण में हाइफन दे दीजिए, धूलकण और अक्रिय गैस पड़े हैं ना एलिमेंट में, कौन तत्व में अक्रिय गैस होता है जी, अथी में 18 तत्व में ना विद्यमान है। आप इसको नोट कर लीजिए। वायु में क्या क्या आपको मिला है, देख लिए क्या क्या मिला है। मिला है आपको नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, जलवाष्प मिला है, धूलकण मिला है और क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला है और अक्रिय गैस भी मिले हैं। ये सब विद्यमान रहते हैं किसमें, वायुमंडल में। उसी को मैं क्या कहूँगा, वायुमंडल, सब मिला के हो गया वायुमंडल। अब इसके बाद जो हम चलेंगे क्षोभ मंडल में चलेंगे, क्या कहेंगे, ट्रोपोस्फेयर में कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रोपोस्फेयर। तो क्या होता है उसमें, क्षोभ मंडल किसको कहते हैं जी हम लोग, इस समुद्र तल से 7 किलोमीटर तक ऊपर, मतलब समुद्र तल मतलब क्या कहिएगा सर, यहाँ समुद्र नहीं है ना, समुद्र का जो तल लिमिटेशन है। आप कभी ट्रेन से जाइएगा बाहर, कहीं भी जाइएगा ट्रेन से अगर जो जाते होंगे तो बहुत ऐसे स्टेशन, बहुत ही नहीं कई ऐसे स्टेशन और अक्सर स्टेशन पर नीचे में लिखा रहेगा समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर, समुद्र तल से 288 या 300 जो भी रहे, 400 जितना भी किलोमीटर को ऊपर में है वो स्थान पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, समुद्र तल से उतनी ऊंचाई पे स्थान। ये बात नहीं देख रहे हैं, समुद्र में उतना तूफान आने के बाद भी किसी दूसरे स्टेट में ज़्यादा तबाही नहीं हो पाता है, या उसका इर्द गिर्द भी घर बना रहता है समुद्र तल के बगल में। क्यों, क्योंकि समुद्र का तल जो है वो लिमिटेशन में रहता है, उसका जो कुछ बहाव ही कुछ उसका अपरंपार लीला ही है ना। इसका आंकड़ा हम भी नहीं बता सकते क्योंकि हमको उसके बारे में भी उतना ठीक ठाक जानकारी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि वो समुद्र तल स्टेशन पर भी लिखा मिलता है। तो आप इतना समझिए कि समुद्र तल जितने होते होंगे आपके स्ट्रक्चर में, सिस्टम में, उससे 7 किलोमीटर ऊपर, क्या 7 किलोमीटर ऊपर जो है वायु प्राप्त ऑक्सीजन में मौजूद होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसका क्या होगा, घटना बढ़ना लगा रहेगा ना। लेकिन ये सब जो 7 किलोमीटर का वायु है उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा जीव मंडल है ना उसको यूज करते हैं ना। तो ये क्या करते हैं हम लोग, उसी मंडल को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, या उसको कह सकते हैं सभी जीवों के लिए परम आवश्यक है ना। इसी को मैं क्या कहता हूँ, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल लिखना पड़ेगा, लिखना है तो लिख लो, क्षोभ मंडल काटे दोनों।